वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो दी जा रही है। दोस्तों, जीएस और के लगातार वीडियो मिल रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य जो हमारा हिंदी है, सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो है दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस 50 में से अगर आप 40 प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है। अगर आपके 40 प्रश्न सही नहीं होते हैं तो आपको हिंदी और तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी क्वालिफाइंग है तो हिंदी पर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होता है, देखिए उपसर्ग वह होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। देखिए, पढ़ाई में आई, इसका उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। अपनापन में पन क्या है, प्रत्यय है। और लाभदायक में दायक क्या है, प्रत्यय है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 उपकार है, उपकार क्या हो जाएगा, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में क्या उपसर्ग है, देखिए उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, जैसे कि उप से उपकरण बन सकता है, उप से उपकार बन सकता है, उप से उपदेश बन सकता है, उप से उपनिषद बन सकता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, उप जो है उपसर्ग है, यह शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का जो अर्थ है वो बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। आप अपना सभी प्रश्न ध्यान से करते चलें और कितने सही होते हैं प्रश्न हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। यानी कि नीचे कौन सी जातिवाचक संज्ञा ऐसी है जिससे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। देखिए, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मीठा, कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, हंसी, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विराम चिन्ह नहीं है। तो देखिए, अवतरण जो होता है यह एक प्रकार का विराम चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है, अवतरण जो होता है विराम चिन्ह नहीं होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है कि वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो हमारा एक वाक्य होता है उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं। तो वाक्य के जो प्रमुख घटक होते हैं हम उन्हें उद्देश्य और विधेय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कि एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। देखिए, उद्देश्य यानी कि जो कार्य करता है जिसे देखिए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, किस प्रश्न में किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो देखिए, आपको मैंने कई बार बताया प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो किसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए, आपको सभी ऑप्शन ध्यान देना होगा। दिखावा में दिख प्लस आवा लगा है, भुलावा में भूल प्लस आवा लगा है, और चढ़ावा में चढ़ प्लस आवा, यानी कि इन तीनों में आवा प्रत्यय है। लेकिन जो हमारा लावा है, ऑप्शन नंबर जो सी है लावा, लावा में आवा प्रत्यय नहीं, क्योंकि लावा एक अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। तो लावा क्या है, इसमें आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर आपने लावा चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखिए, हिंदी भाषा से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, हिंदी भाषा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने कई बार आपको बताया है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जो हिंदी भाषा संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो हमने उस वीडियो में बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो हिंदी भाषा है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। किस भाषा की, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और अगर हम बात करें हिंदी हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर हम बात करें कि हमारा जो तमिल तेलुगु है ये सब कौन सी लिपि में है, तो ये सभी द्रविड़ लिपि में लिखे जाते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हमारा पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, आपको तीनों लिपि का याद रखना होगा, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, हिंदी देवनागरी में, और जो हमारी तमिल तेलुगु है वह द्रविड़ लिपि में आती है। तो इतना आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए, कृपा लिखा हुआ है, कृपा, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कृपा के लिए हमारी वर्तनी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिख रहा है कृपा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वर्तनी की दृष्टि से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
तो किस शब्द में प्रत्यय लगा है ये पहचानना। देखिए, सागर में कोई प्रत्यय नहीं है, नगर में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन जो जादूगर है इसमें गर प्रत्यय लगा हुआ है। गर एक हमारा प्रत्यय है जो शब्द के पीछे लगा हुआ है। देखिए, गर प्रत्यय से हम कौन से और शब्द बना सकते हैं। जादूगर हो गया, बाजीगर हो गया, क्या हो गया, बाजीगर भी हमारा गर प्रत्यय से बना हुआ है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्रत्यय, गर प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है। तो देखिए, कोई भी जो हमारा व्यंजन होता है, जैसे कि अगर हम क ले लें, ख ले लें, ग ले लें, कोई भी अगर हम व्यंजन ले लें, तो देखिए क जो हमारा बनता है क के साथ अ लगा होता है हमारा। देखिए, व्यंजन क है लेकिन इसके साथ अ आता है। सभी सभी जो हमारे व्यंजन होते हैं इसमें अ जरूर आता है। तो देखिए, जैसे कि क के साथ अ आता है, ख का मतलब क्या हुआ, ख के साथ भी हमारा अ आता है। तो देखिए, जो हमारा क व्यंजन है वो किसके साथ बना हुआ है, क प्लस अ के साथ बना हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क जो है हमारा क और अ के साथ बना हुआ है। तो देखिए, एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि हमारा एक लिखा है छ और त्र और ज्ञ। कभी कभी पूछता है कि ये किसके मेल से बनते हैं। देखिए, जो हमारा छ होता है ये क और स के मेल से बनता है। क्या बनता है, क छ के मेल से बनता है क्ष। त्र किससे बनता है, त और र के मेल से बनता है। और जो हमारा ज्ञ होता है वो ज और य के मेल से बनता है। तो ये भी तीनों आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या फिर अपभ्रंश से। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की 5 उपबोलियाँ हैं। कितनी, 5 हमारी उपबोलियाँ हैं, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं में कुल मिलाकर 17 बोलियाँ हैं। 17 बोलियाँ हैं। देखिए, उपभाषाएं और 17 बोलियों के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप दोस्तों ये रिवाइज करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 11वां प्रश्न हमारा है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो देखिए, जो हमारे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। देखिए, कैसे याद रखना है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखिए, पहला हमारा क्या होता है, क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग, इसमें 5 हो गए। दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ ञ 5 हो गए। फिर क्या आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अ, इसमें हो गए 5। फिर त थ त वर्ग, त थ द ध न, इसमें 5 वर्ग हो गए। और इसके बाद हमारा आता है प वर्ग और इसमें भी 5 होते हैं। तो देखिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो इस प्रकार से हमारे 25 देखिए स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। स ख सह को हम क्या बोलते हैं, देखिए स ख सह को जो हम बोलते, यर लव देखिए हमारा अंतस्थ हो जाता है, यर लव अंतस्थ, स ख सह ऊष्म, और जो हमारा छत्रज्ञ है ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये सब आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए, 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से बताना कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। क्योंकि देखिए, सेठ जानता है एक शब्द हो गया, की जोड़ने के लिए, देखिए की जोड़ने के लिए लगा हुआ है, नौकर ईमानदार है दूसरा वाक्य हो गया। तो देखिए, यह मिश्र वाक्य हो गया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा व्यक्ति है, देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है एक वाक्य हो गया, जिसने देखिए हमारा जोड़ने के लिए है, जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो दूसरा वाक्य हो गया। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर एक वाक्य ये हो गया जिसने हमारा जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ है और दूसरा वाक्य ये हो गया, तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य। वह कौन व्यक्ति है जो जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना है, ये हमारा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर जो हमारा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो देखिए, जो हमारा कॉमा होता है, अल्प विराम होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये सभी कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया। लेकिन जो हमारा पूर्ण विराम है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप,
ये हमारा अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंग्रेजी में पूर्ण विराम कैसे हम लगाते हैं, एक पॉइंट रख देते हैं, वो हमारा पूर्ण विराम हो जाता है, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम एक खड़ी लाइन होती है, तो ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 15वां प्रश्न, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखिए अगर कोई शब्द मिलता है, आपको उपसर्ग प्रत्यय ढूंढना है, तो आप तुरंत उसका विच्छेद करके देखिए। तो देखिए निर्वाह का जैसे ही हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? निर प्लस वाह, क्या हो जाएगा? निर्वाह। तो हमारा इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? निर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, करेक्ट हो जाएगा निर प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि हमारा प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, बस आपको ये याद रखना। देखिए विकल्प में कोई प्रत्यय नहीं है, विकल्प में तो वी जुड़ा हुआ है जो कि हमारा उपसर्ग है, पूलक में पू हमारा जुड़ा हुआ है, अलक में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा देखिए धनिक है इसमें हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। धनिक में क्या है? धन प्लस इक। देखिए धनिक में क्या हो जाएगा? धन प्लस इक, तो इसमें इक क्या है? इक प्रत्यय है, तो जो धनिक है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो देखिए यथार्थ का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? यथा प्लस अर्थ। तो यथार्थ का विच्छेद करने पे क्या आता है, यानी कि संधि करने पे क्या आता है? यथार्थ। तो देखिए था ये अ था, तो देखिए व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो वो देखिए जहाँ पर बड़ा हो जाए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वृद्ध हो गया है। यथार्थ आ गया, यानी कि वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पर दीर्घ हो जा रहा है, शब्द क्या हो रहा है? दीर्घ हो जा रहा है। अ का आ हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यथार्थ दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए खेत हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है। अजीब भी हमारा तत्सम नहीं है, कोट भी हमारा तत्सम नहीं है। देखिए जो हमारा उद्गम है यह एक प्रकार का तत्सम, यानी कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? उद्गम जो हमारा है यह तत्सम शब्द है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेदों की संख्या 6 होती है। देखिए 6 होती है भूतकाल के भेद की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बताना है कि निम्न में से किसमें अकर्मक क्रिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। इसके अलावा रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन जो गेहूँ पिस रहा है यह एक अकर्मक क्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए आपको सभी ऑप्शन ध्यान देना हो। देखिए मिठास क्या है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। सोना क्या है? सोना देखिए हमारा क्या है? यह धातुवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जो हमारा सभा है ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सभा है यह समूहवाचक संज्ञा है, जिससे किसी समूह का बोध होता है वो हमारा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना हो गया, विद्यार्थी का समूह हो गया, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? तो किसमें हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है बताना है। तो देखिए जो बुद्धिमान शब्द हमारा है इसमें हलंत संबंधी कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है, तो हमारा बुद्धिमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स कौन सा व्यंजन है? देखिए मैंने अभी आपको बताया जो स ख सह होते हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। स ख सह को ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऊष्म व्यंजन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? देखिए समुद्र मंथन करना का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य करना, कठिन परिश्रम करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना मतलब समुद्र मंथन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए चिरायु में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, यानी कि शब्द के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है? चिर प्लस आयु। चिरायु में क्या हो जाएगा? चिर प्लस आयु। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी लंबी आयु होती है उसे चिरायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? यानी कि जस दूल्हा तन बनी बराता, यानी कि जिस प्रकार दूल्हा हो वैसा ही बारात हो। तो इसका अर्थ है कि सभी का एक जैसा ही होना। क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे, यानी कि जैसे दूल्हा वैसा ही बारात। तो सभी साथी जब एक ही जैसे होते हैं तो उसके लिए जस दूल्हा तस बनी बारात, ये मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर दो वाक्य मिश्र रूप से होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए उसने खाना खाया और सो गया, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य हो गया उसने खाना खाया और सो गया, यह हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है,
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, लाभदायक में प्रत्यय, दायक क्या है? हमारा क्या है? प्रत्यय है। अपनापन में पन प्रत्यय है। पढ़ाई में आई प्रत्यय है। तो बताना कि उपसर्ग किसमें प्रयोग हुआ है? तो उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो हमारा उप क्या है? उप इसमें उपसर्ग है। उपकार, उपदेश, उपनिषद, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे? उपकार में क्या हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, अरे वाह क्या बात है, अगर ऐसा कुछ आता है तो ये सभी विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह एक विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए, बहाव में क्या प्रत्यय प्रयोग होगा? बह प्लस आव। बहाव में क्या होगा? आपको तुरंत विच्छेद करना आना चाहिए। बह प्लस आव यानी कि बहाव हो गया, तो इसमें आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बहाव में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? देखिए, पाठ एक अलग शब्द हो जाएगा, शाला एक अलग शब्द हो जाएगा। तो देखिए, पाठशाला जो हो जाएगा इसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? जब दो शब्दों से मिलकर कोई बनता है तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको हम खंड और न कर पाएँ। यौगिक वो होते हैं जिनको हम दो खंड में कर पाएँ। और योग रूढ़ ऐसे होते हैं जो देखने में तो यौगिक लगते हैं लेकिन इनका अर्थ रूढ़ होता है, जैसे कि लंबोदर, गजानन, पीताम्बर, ये सभी हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये यौगिक शब्द है पाठशाला। अगला प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? देखिए, ने होता है कर्ता, कर्ता ने। कर्म को करण से के द्वारा, क्या होता है? करण से के द्वारा। संप्रदान को के लिए होता है। क्या होता है? संप्रदान को के लिए। इसमें बताना है कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में। देखिए, अपादान का क्या आता है? से अलग होने में। तो हमारा जो से है यहाँ पर, से क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो से करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान कारक के लिए। अगला प्रश्न है, वाक्य में अशुद्ध वाक्य भाग का चयन करना है। तो देखिए, पहला वाक्य क्या है? तुम कक्षा में आते हो, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। किसमें त्रुटि बताना है? साथ क्यों नहीं लाते? तो तुम्हारी पुस्तक। देखिए, इस वाक्य में त्रुटि नहीं पहचानना है, प्रश्न में मिस्टेक हो गया। देखिए, इसमें क्या करना है? इसमें क्रमबद्धता का देखना कि इसमें सही क्रम क्या होगा शब्दों का। देखिए, तो इसमें सही क्रम ढूंढना होगा। तो क्या होगा? तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? देखिए, पहला हमारा क्या होगा? तुम कक्षा में आते हो, तो दूसरा हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक, तीसरे में हो जाएगा साथ क्यों नहीं लाते। देखिए, क्रमबद्धता है, तो हमारा 1 पहले आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। इसमें यही होगा, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। इसमें क्रमबद्धता करना था, तो ये हमारा क्रमबद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो देखिए, पवित्र का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पो प्लस इत्र। पवित्र का होता है पो प्लस इत्र। तो देखिए, जहाँ पर क्या होता है? पवित्र, यहाँ पर अव आ जाए, जहाँ पर अव आ जाए, आव आ जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? अयादि संधि। तो इस प्रश्न में अयादि संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, अशुद्धि बताना है किस शब्द में है। तो देखिए, अनाधिकार सही लिखा है, अमरुद सही लिखा है, स्थान सही लिखा है, लेकिन अनुकूल गलत लिखा है। अनुकूल सही कैसे लिखेंगे? अनुकूल, अनुकूल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारा जो अनुकूल है यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य किस प्रकार का है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो देखिए, निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। देखिए, इसमें एक विशेषण उपवाक्य है। देखिए, यह ऐतिहासिक नगर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण भी है, उपवाक्य भी है। तो देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, लोग, वर्ग और गण ये सभी समूहवाचक प्रत्यय हैं, लेकिन जो प्रेस है यह समूहवाचक प्रत्यय नहीं। तो प्रेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, विरोध करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। विरोध करना मुहावरे का सही अर्थ होता है सिर चढ़ाना, सिर उठाना। देखिए सिर उठाना मतलब होता है विरोध करना, किसी के सामने सिर उठा लो यानी कि उसका विरोध करने के बराबर होता है, तो सिर उठाना सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्न में से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। तो देखिए अंगना सही लिखा है, दांत सही लिखा है, चांद सही लिखा है, लेकिन पहुँच सही नहीं लिखा, क्योंकि पहुँच में चंद्रबिंदी लगाया नहीं, पहुँच में चंद्रबिंदी लगना चाहिए। तो जो पहुँच है ये चंद्रबिंदी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो देखिए मत एक, मत प्लस एक का होता है मतैक्य। देखिए जहाँ पर ए और ए आ जाए आपको सिर्फ पहचानना है, जहाँ पर ए और ए आ जाए, ओ और औ आ जाए। देखिए एक ट्रिक क्या है, जहाँ पर ए या ए, जहाँ पर ओ, देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है, ए और जहाँ पर ओ और औ आ जाए वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होती है। क्या होगा, देखिए ए और औ ये हमारी क्या होता है, वृद्धि संधि होता है, तो याद रखना है। देखिए ए ओ अगर आएगा तो वहाँ पर हमारी गुण संधि होगी। देखिए ए ओ में गुण संधि, ए औ में वृद्धि संधि, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन एक प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन एक प्रकार के होते हैं, सभी व्यंजन के प्रकार हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। उसने माँ, राम घर गया और उसने माँ को देखा। देखिए और लगा दिया तो हमने संयुक्त वाक्य बन गया, जोड़ दिया, इसको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए आंसू तत्सम है, हाथी तत्सम है, बारात तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें सिर्फ वर्षा जो है तत्सम है, सिर्फ वर्षा तत्सम है, क्योंकि आंसू का तो हमारा तत्सम क्या होता है, अश्रु, हाथी का हस्ती होता है, तो वर्षा जो है यह तत्सम है। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग प्रारंभ में लगता है, तो बेइंसाफी में जो बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपसर्ग में, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए ओढ़ना जो है, ओढ़ना, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग क्या है। तो देखिए पुरोहित में पुरह जो है, पुरह जो है इसमें सही उपसर्ग हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो देखिए जो नारी है इसमें अशुद्धि है, क्या लिखा हुआ है, नारी गलत लिखा है, नारी इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, तो दोस्तों ये गलत है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट के। दोस्तों आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।